नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस क्लास को लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, नेक्स्ट उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे तरीके से इस क्लास को लेने के लिए तैयार हैं। एक बेहतरीन दिन आपको आज यह देखने को मिला होगा। पूरा दिन आपका कामों से भरा रहा होगा और अब आप इस क्लास के अंदर मौजूद होंगे, क्लास के अंदर प्रवेश ले रहे होंगे। बहुत अच्छी क्लास आपको ये रेगुलर देखने को मिलती है। पीछे एक दिन यह चल नहीं पाई थी, कुछ परेशानी आपकी रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अब आगे कोई परेशानी नहीं रहेगी। बहरहाल इस क्लास को कल भी नहीं देखा जाएगा, तो यह क्लास आपको परसों देखने को मिलेगी। ठीक है, कल नहीं देखने को मिलेगी। मैं सिंपल ही बता देता हूँ, ऐसा क्या ही है कि जो मुझे, भाई, आप लोगों के और मेरे बीच में झूठ का क्या ही मतलब है। सिंपल सी बात है कि आपको कोई ना कोई भरोसा मुझ पे रहा होगा, तभी आप पढ़ाने के लिए आए हैं, और मुझे भी कोई ना कोई उम्मीद ही रही होगी कि आप लोग रात के 10:30 बजे भी मुझसे पढ़ने के लिए आएंगे, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को यहाँ पर देखकर बड़ा अच्छा लगा, चीज़ों को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, कुछ बच्चे क्लास के अंदर जो आए हैं, अगर आप पढ़ने के माइंडसेट से आए हैं तो भाई बिल्कुल पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे। आपका दिन भर कैसा रहा उसके बारे में ज़रूर बताना, और पूरे दिन के बाद आप शाम को भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके समय को व्यर्थ नहीं करूँगा और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कवर करूँगा। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास वाक़ई में पसंद आती है, तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और बने रहिए क्लास के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लाइव के नाम पे वीओडी कई बार चला दे रहे होते हैं। ठीक है? हाँ, उस तरीके की चीज़ें क्यों की जाती हैं ये आप भी जानते हैं। लोगों को धोखा, छल देना, लगता है कि सामने वाला बच्चा नया है, जानता नहीं है, तो इसको मूर्ख बना दिया जाए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ना तो आज कभी ऐसा किए हैं अभी तक, ना भविष्य में कभी ऐसा किया जाएगा। यहाँ पर मैं बीएनएसएस की चर्चा कर रहा हूँ। बीएनएसएस की चर्चा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिलती है, जो 2023 में आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। 2023 में आपको देखने को मिली थी। अगर मैं बात करता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा पॉइंटर क्रिएट करता हूं ताकि इसको कनेक्ट कर पाऊं। सुरक्षा संहिता इसको कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आपको देखने को मिलती है, यह आपको जो देखने को मिली है, यह किस चीज से रिलेट होकर देखने को मिल जाएगी। देखो, अगर मैं बात करता हूं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आपको देखने को मिलती है, ये रिलेट किस चीज से करती है। मार्ट साहब, बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता देता हूं कि सर, बीएनएस 2023 जो आपको देखने को मिलती है ना सर जी, इसके अंतर्गत आपको भाग कितने देखने को मिलते हैं, और इसके अंतर्गत आप ये बताइए। ठीक है, चलिए, भाग इसमें कितने हैं, और इसके अंदर मुझे बताइए कि इसके अंदर सेक्शंस कितने हैं। सेक्शंस यानी धाराएं आपको कितनी देखने को मिलती हैं, तभी चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। अगर मैं इसको बताऊं कि यह जब आती है, तो मैंने बता दिया है कि 25 दिसंबर 2023 में यह पारित हुई है, संसद से पारित आपको देखने को मिली है। लागू की अगर मैं बात करूं, ये लागू कब हुई है वो बता दीजिए। लागू आपको यह कब देखने को मिल जाएगी, पास आपको ये कब देखने को मिल जाएगी, लागू या पास आपको कब देखने को मिलेगी। तो लागू की कंडीशन में अगर हम बात करते हैं कि लागू कब हुई है, तो हमें याद रखना है 1 जुलाई 2026 में यह लागू हुई है। 2024 में यह लागू हुई है, तब से कार्यरत है। बीएनएसएस ने सीआरपीसी की जगह ले ली है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ले ली है, जो कि 1973 में आपको देखने को मिला था। अगर मैं इसके भागों की बात करता हूं, 39 भाग 531 धाराएं देखने को मिलती हैं। 39 भाग है, 531 धाराएं देखने को मिलती हैं। क्या कोई समस्या है यहां तक? नहीं सर, यहां तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। अब हम बात कर रहे थे इसी में भाग चौथे की, हम बात कर रहे थे, 3 भाग तक कवर हो चुका था, भाग फोर्थ की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलो, किसकी बात हम कर रहे हैं, भाग फोर्थ की हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, भाग फोर्थ के अंतर्गत की, तो समझिएगा भाग चौथा, पांचवा और छठा, धारा 30 से लेकर 87 तक, इसको मैं एक बार ऑमिट कर लेता हूं और अपने हिसाब से इसको कराता हूं। वैसे ये जो कंटेंट आप देख रहे हो बच्चे, ये एआई बेस्ड कंटेंट है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस एआई के प्रयोग से बनाया गया है, और ये हमारी वन ऑफ द स्पेशलिटी के अंदर ही आपको यह देखने को मिल रहा है। यकीन मानिएगा, इसके अंदर चीजों को उसी स्तर में आगे बढ़ाया जा रहा है, जो स्तर में इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चलो भैया जी, लिख लीजिए, तनिक हमारी बात भी सुन लीजिए। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, बीएनएसएस की कमेंट्री की हम बात कर रहे हैं,
और भाग है चौथा जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भाग है फोर्थ जिस पर हम चर्चा करेंगे, भाग फोर्थ। भाग फोर्थ किस चीज से संबंधित है समझिएगा। तो भाग फोर्थ है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां देखने को मिल जाएंगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। पावर्स ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर, पावर्स ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर, पावर्स ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर आपको देखने को मिल जाएंगे। सीनियर पुलिस ऑफिसर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है उसकी पावर्स का जिक्र यहां पर किया जाता है। थ्योरी क्लास है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी है, थ्योरी के जस्ट बाद क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो अब इसके अंतर्गत पूछा जाएगा कितनी कितनी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, फटाफट मुझे बताओ क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलो बिना परेशानी के सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस अधिकारी की शक्तियां क्या होती हैं। धारा 30 में बताया जाता है। ये टोटल भाग एक्सटेंड कहां तक करता है, धारा 30 से 34 तक एक्सटेंड करता है। मैं धारा 30 के बारे में बात करता हूं, थाने का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। धारा 30 की हम बात कर लेते हैं बहुत तगड़े तरीके से। हालांकि इसके अंदर भी हो सकता है इसी तरीके से इसको क्रिएट किया जाए, इसी तरीके से आपको यह क्रिएट किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत धारा 30 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा इसके बारे में आप समझना। धारा 30 धारा 30 में पुलिस अधिकारी की शक्तियों का वर्णन है। पुलिस अधिकारी की शक्तियां, अधिकारियों की शक्तियां। आप बताइए पुलिस अधिकारियों की क्या क्या शक्तियां होती हैं। आप बताओ, कल को आप भी तो सब इंस्पेक्टर बनेंगे, आपके हिसाब से आपकी शक्तियां क्या क्या आपको देखने को मिलती हैं। कि पुलिस अधिकारियों की शक्तियों की जब मैंने चर्चा की तो क्या क्या होनी चाहिए। अपने अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर चीजों को बेहतर करना, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर चीजों को बेहतर करना। ठीक है, कानून को सशक्तिकरण करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो पुलिस अधिकारी की जो पावर्स हैं एंड ड्यूटीज भी होती हैं, इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज का चर्चा यहीं पर की गई है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर। ठीक है, इसको लिखना। ठीक है, चलिए अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्तर पर, लेवल पर, स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना और नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों की रक्षा करना। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर ऑन देयर लेवल, टू प्रोटेक्ट लॉ एंड ऑर्डर ऑन देयर लेवल एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजंस, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजंस। यानी सिटीजंस के अधिकारों की रक्षा भी की जाती है और अपने अपने स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाता है। ये पॉइंटर्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक थाने का अध्यक्ष एक एसएचओ होता है जो अपने थाने को मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए एक थाने का अध्यक्ष जो होता है, थाने का जो अध्यक्ष होता है, थाने का अध्यक्ष थाने की देखरेख करता है, थाने के क्षेत्र में आने वाले सभी गांव की देखरेख करता है। ठीक है, अरे क्वेश्चंस भी फेंकूंगा ऑफिशियल AB07, बता क्वेश्चन चाहिए ना तुम्हें, बताइए थानों के अध्यक्ष के बाद जो आपको देखने को मिलता है वो अगला पद कौन सा है, सवाल का जवाब दो। और उस पद से अगला पद कौन सा है वो भी मुझे जवाब दो। चीजें होती हैं, बतानी होती है। क्या आपको भी मैं बाकी अन्य अध्यापकों की तरह लगता हूं जिसका मकसद केवल इतना होता है कि बच्चों को क्वेश्चन करा दिए जाएं जिससे कि वो उनके बैच में कन्वर्ट हो जाएं? थोड़ा तो समझो। डिस्ट्रिक्ट में एसपी, फिर सीओ कहां गया? सीओ क्या घुइया के खेत में गया है? क्या बात कर रहे हैं आप बाबू, बात को समझो। थाने का जो अध्यक्ष होता है यह आपका एसएचओ होता है। एसएचओ जनरली इंस्पेक्टर लेवल का आदमी होता है, परंतु अगर वह अवेलेबल नहीं है तो कोई भी ऐसा आदमी जो कि जो है आपका कांस्टेबल से ऊपर का है, उस व्यक्ति को यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट को मैंने बताया, एसएचओ जैसे थाने का प्रभारी होता है, ये थाने का प्रभारी होता है। अब जैसे कल को तुम सब इंस्पेक्टर बन गए, मान के चलो तुम्हें थाने का प्रभारी बना दिया, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है थाने का प्रभारी जो है वो हायरार्की में कहां पे आ रहा है।
तो वो तो समझो, तो पॉइंट को आप समझेंगे। यह आपको इस स्तर पर देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको सर्किल ऑफिसर देखने को मिलता है। सर्किल ऑफिसर आपको देखने को मिलता है 3 स्टार होता है, फिर आपको सर्किल ऑफिसर देखने को मिलेगा। ये 3 स्टार आपको देखने को मिल जाएगा। कितने स्टार होते हैं भाई साहब इनके? 3 स्टार आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके ऊपर आपको सीओ देखने को मिलते हैं, जिनके अधीन 10 थाने होते हैं। इनके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं सीओ, जिनके ऊपर होते हैं लगभग 10 थाने। एक जिले का सबसे बड़ा अधिकारी एसपी होता है। इसके इनके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं सीओ, जिनको सर्कल ऑफिसर कहा जाता है। सर्किल ऑफिसर कहा जाता है, जो 10 थानों पर एक होता है। 10 थानों पर एक होता है, 10 थानों पर एक। सीओ साहब का ऑर्डर ज्यादा मानना पड़ेगा। 10 थानों पर एक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इनसे ऊपर होते हैं एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपको देखने को मिलता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपको देखने को मिलता है। एसपी इनको बोलते हैं। ये एक जिले के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। जिले के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। जिले के प्रमुख आपको यह देखने को मिलते हैं। जिले के प्रमुख आपको यह देखने को मिलते हैं। दिस इज द पर्सन हु इज हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर इन अ थाना। ठीक है, चलिए, ये हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर आपको देखने को मिलता है। थाने के अंदर हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, याद रखेंगे। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। यस, फुल फॉर्म अगर पूछोगे एसएचओ की, स्टेशन हाउस ऑफिसर इनको बोला जाता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं एसएचओ की फुल फॉर्म। अगर पूछोगे तो वो स्टेशन हाउस ऑफिसर है। अनुपम के द्वारा बताया गया है। बढ़िया आदमी अनुपम। स्टेशन हाउस ऑफिसर आपको देखने को मिलता है। और हो सकता है आगे आने वाले समय में आप लोग एसएचओ जरूर बने। सब इंस्पेक्टर बन के आप एसएचओ जरूर बनेंगे। आगे बढ़े, ठीक है। अब बाबू AB07 डट जा। ठीक है, चलो, ये पॉइंट क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसी के अंतर्गत हालांकि चर्चा भी दी गई है, ये देखिएगा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर आपको अच्छा, सबसे नीचे एसएचओ होता है, इंस्पेक्टर को निर्देश दे सकता है, यह आपको देखने को मिल जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यह आपको इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, जो पूरी पावर की हायरार्की को ऊपर से नीचे की ओर दर्शा रहा है। सबसे निम्न स्तर पर ये होंगे। सबसे निम्न स्तर पर आपको एसएचओ देखने को मिलते हैं, फिर सीओ देखने को मिलते हैं, और फिर एसपी देखने को मिलते हैं। एसपी दोनों का निर्देश दे सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, यह किस आर्टिकल का? यह आर्टिकल 30 का है। फिर से आर्टिकल, ये बीएनएसएस 30 का कॉन्सेप्ट है बच्चा। ये बीएनएसएस 30 का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं बीएनएसएस 31 में क्या है। बीएनएसएस 31 में आपको क्या देखने को मिलता है, बताइए। चलो, बीएनएसएस 31 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना। बीएनएसएस 31 में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। बीएनएसएस 31 में देखने को मिलता है कि पब्लिक के द्वारा भी, जो पब्लिक होगी, आम जनता होगी, पब्लिक के द्वारा भी इंपोर्टेंटली काम किया जाएगा। किसका सर? मजिस्ट्रेट का और पुलिस का, दोनों की सहायता पब्लिक के द्वारा भी की जाएगी। तो बात को यहां पर समझना। सेक्शन 3 सहायता करने की बाध्यता, सेक्शन 31 में आपको देखने को मिलता है। और ये सहायता करने की बाध्यता किसकी है? इसमें आप लिखना, लोगों के द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस अध्यक्ष की सहायता करने का प्रावधान। लोगों द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा, ठीक है। लोगों का मतलब है जनता से, जनता से पब्लिक का मतलब है जनता, अर्थात पब्लिक का पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है। तो लिखिएगा, लोगों द्वारा किसकी सहायता करोगे आप? मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता करने के प्रावधान। मजिस्ट्रेट व पुलिस की सहायता करने के प्रावधान। मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता करने के प्रावधान, तथा पुलिस की सहायता के प्रावधान है। पुलिस की सहायता के प्रावधान है। ये लोगों के कर्तव्य हैं। यह आपको यहां देखने को मिलते हैं। आप समझना, किसी अपराधी या अभियुक्त को पकड़ने या गिरफ्तार करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए वह क्या करेंगे? वह रोकेंगे। मतलब जैसे मान के चलो, एक चोर भाग रहा है और एक व्यक्ति अगर उसको रोक सकता है तो वो उसको रोकेगा। दूसरा है शांति भंग को रोकने या अपराध निवारण में मदद करना। ये चीज देखो, शांति भंग को रोकेंगे, अपराध के निवारण में मदद करेंगे पुलिस की। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए भी पुलिस का हेल्प इनके द्वारा कराई जाएगी। पुलिस की हेल्प इनके द्वारा कराई जाएगी। बाउंडेड टू हेल्प आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये लोगों के काम है। ठीक है, राधे राधे, क्लास के अंदर लाइक करा दे। ठीक है, चलो जी, हम बात करते हैं। हाँ, नमस्ते बोल दिया मैंने। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए।
शिकायत रिपोर्ट करने का कर्तव्य। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें लोगों को स्वयं से शिकायत करनी चाहिए। कुछ ऐसे मामले लोगों का कर्तव्य, दिस इज द पब्लिक ड्यूटी टू असिस्ट, ये लोगों का, जनता का कर्तव्य है। सेक्शन 33 कहता है कि अगर आपके सामने किसी की हत्या हो जाए आप उसकी शिकायत करें, किसी का अपहरण हो जाए आप उसकी शिकायत करें, किसी के बलात्कार, रेप के संबंधित आपको देखने को मिलता है। नहीं नहीं, बीएनएस गलत है, बीएनएस गलत है बच्चा, ये पहला सही है बीएनएस, बाकी बीएनएस गलत है आपकी, इनको चेंज करिए, बीएनएस गलत है आपकी। इन बीएनएस को हटा लीजिए, ये बीएनएस आपको यहां गलत देखने को मिल रही है, कृपया करके इनको हटा लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है तो सीधे तौर पर याद रखना, शिकायत या रिपोर्ट करने का कर्तव्य है कि बीएनएस 103, 105, बीएनएस 140, 144, 147, 152, 178, 182, 189, 191, 111 से 113, ठीक है। ये आपके जिस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कम्युनिटी के साथ साथ मिलकर, मतलब लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पर काम किया जाता है, वो चीज आपको देखने को मिलती है। लोगों को इसकी शिकायत स्वयं करनी चाहिए। इस प्रकार का कोई भी मैटर होता है तो लोग इसकी शिकायत स्वयं करें तो ज्यादा उचित, बेहतर कंसिडर किया जाएगा। इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखना। हाँ ये गलत है, हाँ ये गलत है सारे, ठीक है। जो सही थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। लिखा आपने, ठीक है। इन दोनों के अंदर यही आपके भाग 30, 31 और आपका जो 33 है वही जरूरी है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं बिना परेशानी के। आगे हम बात करते हैं भाग 5। भाग 5, भाग 5 आपको देखने को मिलता है 35 से 62 तक। भाग 5 होता है 35 से 62 तक आपको देखने को मिलता है। भाग 5 आपको यहां से देखने को मिलेगा बीएनएसएस का 35 से 62 तक। भाग 5, भाग 5 आपको देखने को मिलेगा 35 से 62 तक। ये कहां से कहां तक जाएगा? बीएनएसएस 35 से 62 तक जाएगा, ठीक है। समझिएगा, पार्ट 5 है। अब पार्ट 5 भी उतना ही जरूरी है, लेकिन पार्ट 5 से कहीं ज्यादा जरूरी है, पार्ट 5 से कहीं ज्यादा जरूरी है, उसकी बात हम करते हैं। पार्ट 5 से कहीं ज्यादा जरूरी है आपका बीएनएसएस 35। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कहां से कहां तक जाएगा? 35 से 62 तक जाएगा। और इसी में जो सेक्शन 35 आपको देखने को मिलता है, जिसको बीएनएसएस 35 कहा जाता है, उसको आप समझिए। बीएनएसएस 35 बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में बहुत बहुत बार पूछा गया है। बीएनएसएस 35 के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो याद रखना, व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। कुछ मामलों में व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी चर्चा यहां पर की गई है, ठीक है। चलो, मैंने बताया कुछ मामलों में, कुछ मामलों में व्यक्ति को, कुछ मामलों में व्यक्ति को, कुछ मामलों में व्यक्ति को, ठीक है, कुछ मामले हैं, उन मामलों में व्यक्ति को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको भी समझ लेना। इन सब मैटर्स, अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। कब हो सकता है अरेस्ट? विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। अगर मैं आपसे यही बात पूछूं कि एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कब किया जा सकता है, तो आपकी नजरों में ये चीज क्या सही होगी? देखो, बात को समझना। देखो, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, पुलिस बगैर अपराध, बगैर वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। ये बीएनएसएस 35 में आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि पेपर में ये सवाल आएगा। जैसे कि यदि व्यक्ति घोषित अपराधी है, अगर ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अब से पहले भी अपराध कर चुका है, गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया गया है, गिरफ्तारी हो जाएगी। यदि अपराध के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, पुलिस के पास पर्याप्त कारण या संदेह है, तो भी गिरफ्तारी हो जाएगी। व्यक्ति के पास चोरी की संपत्ति पाई जाती है और इसका चोर होने का संदेह है, तो भी इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखना, परिस्थिति इस प्रकार से क्रिएट हो सकती है, ठीक है, याद रखना बिना परेशानी के। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या होगी? गिरफ्तारी तो आपने कर दी, अब गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ठीक है, चलिए।
ठीक है, ये है, स्क्रीनशॉट लिया आपने, बढ़िया। अब हम बात करते हैं, कुछ परिस्थिति आपकी हो सकती है। बीएनएसएस 37 आपकी क्या कहती है? बीएनएसएस 37 के नियम क्या होते हैं? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करता है। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तार करने वाले, देखो बीएनएसएस 36 का नियम क्या कहता है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इसमें आपको बताया जाता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो तो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट क्या होना चाहिए, ये बीएनएसएस 36 में लिखा है। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या अधिकारी की पहचान या नाम स्पष्ट होना चाहिए। जिसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, वो जो अधिकारी है वह उस प्रक्रिया को जानता हो। यानी गिरफ्तारी की प्रक्रिया के अंदर जरूरी है कि जो पुलिस अधिकारी, जैसे कल को तुम सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपकी जो अधिकारी की आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। गिरफ्तारी का ज्ञापन, गिरफ्तारी का आधार और कारण तैयार किया जाना, इसका मेमो ऑफ अरेस्ट बनता है कि आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया है। तीसरा, इंफॉर्मेशन, परिवार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी जानी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट राइट। आप जब कल को सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपको ये काम बहुत करने पड़ेंगे, आपको ये काम बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। बात को समझना, आप किसी आदमी को गिरफ्तार करने गए और आप जा रहे हो अपने जैसे इन कपड़ों में, जैसा डिकैथलॉन का एक तुमने दबोच रखा था किसी का ब्लेजर, पहना ब्लेजर, चल दे, फिर पहुंचे वहां आदमी था जिसको अरेस्ट करना था, तुमने वही पकड़ा नाड़ से, चल बे कहां जा रहा है, उठाया, चल बे गाड़ी में, चल ले चल। अब इसमें जो व्यक्ति है अगर उसमें बुद्धि है तो वो क्या करेगा कि जब मेरा अरेस्ट हुआ, पुलिसकर्मी की पहचान स्पष्ट नहीं थी और मुझे साधारण मामले में अरेस्ट किया गया है, तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। तो कृपया करके बहुत ध्यानपूर्वक इस चीज का ध्यान रखना कि आप जब किसी को अरेस्ट करो तो सही कारणों से ही उसका अरेस्ट करो। ठीक है, चलो दूसरा, गिरफ्तारी के कारण पर मेमो ऑफ अरेस्ट है। गिरफ्तारी का आधार और कारण तैयार किया जाना चाहिए, प्लस विटनेस भी आपको रखने पड़ेंगे। विटनेस भी आपको रखने पड़ेंगे, इसके बारे में चाहिए याद रखना कि विटनेस की जरूरत भी आपको पड़नी पड़ेगी। विटनेस भी चाहिए, गवाह भी चाहिए। जहां आपने अरेस्ट किया है, आपने सही से अरेस्ट किया, उसके लिए विटनेस भी चाहिए होगा। तीसरा है, परिवार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी जानी चाहिए। परिवार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी जानी चाहिए, वरना दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो याद रखना। नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम को जानकारी, बीएनएसएस 37 में काम करता है। बीएनएस 37 के अंतर्गत आपको ये काम करता है, याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, एक नियुक्त पुलिस अधिकारी होता है जो कंट्रोल रूम में काम करता है। ठीक है, ये सारी जानकारी नियंत्रक कक्ष को भेजी जानी चाहिए। इसको लिखोगे कैसे? ठीक है, चलिए देखो, पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक लिखना। बीएनएस 37 में क्या है, गिरफ्तारी की जानकारी, गिरफ्तारी की जानकारी नियंत्रक कक्ष को भेजा जाना। जानकारी पुलिस द्वारा नियंत्रक कक्ष को भेजा जाना, पुलिस द्वारा नियंत्रक कक्ष को भेजना, कक्ष को भेजना, नियंत्रक कक्ष को देना। पुलिस क्या करती है, उस जानकारी को एक नियंत्रक कक्ष में भेजेगी जो सभी जानकारियों को सीमित रखता है अपने पास। जैसे प्रत्येक जिले में नियंत्रण कंट्रोल रूम होता है, उसमें जो नियुक्त अधिकारी होता है वो एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का होता है। इसका कार्य गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम, पता और अन्य जानकारी रखना होता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे मुंशी कहते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, चलो, जैसे आपका थाने में आना जाना शायद ना हो, हमारा है। ठीक है, हमारा ऐसे नहीं है कि हम कोई गैंगस्टर आदमी है या फिर हम बहुत बड़े नवाबची आदमी है, ऐसा नहीं है बच्चा। कई बार हमारा जाना होता है किसी ऑफिशियल काम से, तो वहां पे हम जानकारी है, बच्चे हैं, जानकार हैं, पढ़ते हैं। तो एक बार मैं गया था अपने नजदीकी थाने में किसी काम को लेकर। ठीक है, तो वहां मुंशी जो था उसका नाम जॉनी था। ठीक है, तो मैंने बता दिया, अभी लास्ट ईयर की ही बात है। तो उसने पहचान लिया, तो उसने पैर छुए। तो मैंने कही, आप वर्दी में पैर मत छू भाई, आपकी वर्दी सम्मान्य है, आप पैर ना छुए। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो डाउन टू अर्थ आदमी था। वरना आज के डेट में मैं देखता हूँ कई बार कि वर्दी आने के बाद लोगों का कुछ अलग ही होता है लेवल, कि वर्दी आ गई अब तो सिस्टम फाड़ देंगे, अब तो रॉकेट चलेंगे इधर से उधर, तो वो थोड़ा सा रहता है। बट कोई नहीं, आप बात को समझिए। तो वहां पर मैंने पूछा कि भाई तुम किस हिसाब से डेजिग्नेटेड हो? उसने कहा सर मुंशी हूँ, कोई भी केस वगैरह होता है तो वो मेरे पास सूचना आ रही होती है, तो मुझे ही उसको पूरी को फॉर्मा को रेडी करना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रखना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये बीएनएसएस 37 के अंदर ही कंट्रोल रूम की बात यहाँ पर की जाती है। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट आपको
देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जेनजी। बहुत बढ़िया। बीएनएसएस 38 की हम चर्चा करते हैं, बीएनएस 38 की हम यहाँ चर्चा कर देते हैं। इसके अंदर आपको नहीं बताया जा रहा है, मैं खुद ही मुझे बताना पड़ेगा। बीएनएसएस 38 के अंदर, बीएनएसएस 38 के अंदर हम बात करते हैं, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास, कोई व्यक्ति है जो गिरफ्तार हो गया है, उसके पास निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास, किए गए व्यक्ति के पास पसंद की विधिक सहायता चुनने का मौका रहता है। पसंद की विधिक सहायता का मौका रहता है। पसंद की विधिक सहायता का मौका होता है। पसंद की विधिक सहायता का मौका होता है। सहायता का मौका होता है। मौका होता है। पसंद की विधिक सहायता का मौका होता है, मतलब कंडीशन आपको क्या देखने को मिलती है, बात को समझना। लीगल एड ऑफ चॉइस उसको मिल सकती है। वो कहती है कि अरेस्ट पर्सन may demand लीगल एड ऑफ चॉइस। लीगल एड ऑफ चॉइस, वह अपनी इच्छा से कोई भी विधिक सहायता मांग सकता है। सेम चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही आपको यह इसको मिलती है। बेस बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ही बताया गया, आर्टिकल 22 का बी क्लॉज बात करता है कि एक व्यक्ति को पसंद की विधिक सहायता मिलनी चाहिए। ये आपको यहीं पर बताया गया है, नोट करें। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये सोचो, क्या तुम किसी आदमी को अरेस्ट कर सकते हो? तुम, जैसे तुम एक कॉमन आदमी हो, ऐसा ही है, कॉमन ही हो ना, दरोगा वरोगा तो नहीं हो तुम में से कोई, कांस्टेबल जो जितने बच्चे हैं क्लास में वो नहीं, तुम जो कॉमन आदमी हो, जो संस्था का हिस्सा नहीं हो। आप सोचो, मैं आपसे पूछूं, क्या एक साधारण व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है? बताइए, कोई भी व्यक्ति, मतलब क्या मैं किसी को गिरफ्तार कर सकता हूं? बताओ। नो सर। तो मेरे लिए बच्चों का कह रहे हैं नहीं सर, हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब गलत है, आप भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। है सर, सच में। और क्या, जैसे अपना अनुपम है, क्या अनुपम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता? कर सकता अनुपम किसी को गिरफ्तार, तुम भी गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन आपकी बनती है BNSS 40 में, आपकी बनती है साधारण व्यक्ति के द्वारा, निजी व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी, BNSS 40। ठीक है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी गिरफ्तारी संभव है। हाँ, कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ ना। हाँ सर, आप अपने उनको गिरफ्तार करते, बहुत मारूंगा जैन जी, बहुत मारूंगा। यहां पे कंडीशन क्या बनती है इसको समझना। निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी संभव है, लेकिन गिरफ्तारी की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो अरेस्ट है उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है, उसको थोड़ा सा समझिए, यह आपको पता लगती है। ठीक है जी हाँ, लेकिन यह कब किया जा सकता है? यह तभी किया जा सकता है यदि किसी का अपराध संज्ञेय हो, किसी का अपराध संज्ञेय हो, यानी कॉग्निजेबल हो, बिना अरेस्ट के वारंट हो जाए, बिना वारंट के अरेस्ट हो जाए, और यह आपका नॉन बेलेबल होना चाहिए, गैर जमानती। तो आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हो। सर गिरफ्तार करके कहां रखेंगे? भाई गिरफ्तार करने के 6 घंटे बाद ये पुलिस को सौंपना पड़ता है। गिरफ्तार करने के 6 घंटे बाद यह आपको पुलिस को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, 6 घंटे बाद, 6 घंटे में पुलिस को सौंपना पड़ता है। 6 घंटे में पुलिस को सौंपना पड़ेगा, 6 घंटे में पुलिस को यह सौंपना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, याद रखेंगे, 6 घंटे में पुलिस को सौंपना पड़ेगा, ये कंडीशन है।
ये चीज यहां भी लिख सकते हैं, निजी व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट। विशेष गिरफ्तारियों के बारे में चर्चा की गई है, विशेष गिरफ्तारियों के बारे में चर्चा की गई है। कुछ स्पेशल अरेस्ट सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखो यार, ये स्लाइड जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी स्लाइड है यार ये। इस पर बहुत काम किया। ये स्लाइड बनाई मैंने ही है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी टीम ने बनाई है, भाई टीम में अभी इतनी बुद्धि नहीं आई है कि वो इस चीज को बना ले। हालांकि टीम अगर देख रही है तो उसमें एक दो लड़के अपने हैं, कामगार हैं, मजबूत हैं, लेकिन भाई इसको बनाने के लिए, कंटेंट के लिए चाहिए होता है एक मजबूत से महामजबूत आदमी, और वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। ठीक है, अब बात को समझना कि यदि कोई व्यक्ति उनकी उपस्थिति में गैर जमानती, नॉन अवेलेबल और संज्ञेय अपराध करता है तो वह गिरफ्तार कर सकते हैं। 6 घंटे के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा पुलिस के सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक या कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव। यदि अपराध उनकी उपस्थिति में होता है तो वे स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा यह किया जा सकता है। इसके बारे में याद रखना। इसको क्या मैंने बताया कि जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव, यदि अपराध उनकी उपस्थिति में होता है तो वे स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं। यह भी संभव है कि स्वयं गिरफ्तारी भी हो सकती है और यहां पे आपको देखने को मिल सकता है या आदेश भी दे सकते हैं। ठीक, परफेक्ट है। सशस्त्र बल की हम बात करते हैं। सशस्त्र बल के बारे में समझना, यह है सेक्शन 42। इसमें क्या है, सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। अगर किसी सशस्त्र बल के व्यक्ति को आप अपने यहां पर रखना चाहते हैं, बात को समझ रहे हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, यानी अगर कोई आर्म फोर्सेस का पर्सन है, यानी नेवी का, एयरफोर्स का, या फिर नेवी, एयरफोर्स या आर्मी का, अगर कोई भी पर्सनल है यहां पर, उसको यहां पर दबोचा गया जाता है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा सर जी, अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत भैया जी, अगर ऐसा संभव है तो भैया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो इनके अरेस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखना। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, नोट किया आपने, शाबाश। अब अगर हम बात करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है, चलिए, क्या कि सर मान के चलो कि एक व्यक्ति है, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, पुलिस में है ये लड़का जिसने डाउट पूछा है कि सर मान के चलो कि एक व्यक्ति है जो आपको देखने को मिल रहा है सशस्त्र बलों में है, लेकिन सर जी वह छुट्टी आया हुआ है और तब वो ऐसी परिस्थिति में कोई अपराध करता है, क्या अरेस्ट संभव है? तब अरेस्ट संभव है, तब यह अरेस्ट आपको संभव देखने को मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर यह अरेस्ट आपको संभव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं BNSS 46। प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा BNSS 46। ठीक है, चलो, अनुपम हमारी ही टीम का व्यक्ति है जो आपको देखने को मिलता है, अनुपम अपनी टीम का आदमी है। BNSS 46 आप में से हर एक युवा को देखना पड़ेगा, जितने पुलिस में है उनको तो ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। BNSS 46 आपको तो पता होगा, पुलिस वालों को जो कांस्टेबल वर्तमान में कार्यरत हैं आपको तो पता होगा BNSS 46 क्या है, बताना एक बार। नो एडिशनल रेस्टोरेंट की बात की जाती है, नो एडिशनल रेस्टोरेंट की बात यहां पर की जाती है, इसको समझना, नो अननेसेसरी रेस्टोरेंट्स। ठीक है, चलिए, नो अननेसेसरी नो अननेसेसरी रेस्टोरेंट्स की बात की जाती है। ठीक है, चलो, नो अननेसेसरी रेस्टोरेंट्स की बात यहां पर की जाती है, इसके बारे में समझना। ये अननेसेसरी रेस्टोरेंट्स का ना होना
किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। देखो मैं बड़ी प्यार से इसके बारे में बताता हूं, नो अननेसेसरी रेस्टोरेंट क्या होता है। ठीक है, चलो सर, बात यह होती है कि गिरफ्तारी करने के दौरान जबरदस्ती की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्तारी के दौरान ठीक है, यानी जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं होती। जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ध्यानपूर्वक याद रखना कि भैया गिरफ्तारी के दौरान जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। नो अननेसेसरी रेस्टोरेंट्स, जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई भी रेस्टोरेंट किए जाएं। ठीक है, आप किसी को अरेस्ट करने के लिए जाते हो तो आप उसको जबरदस्ती से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जबरदस्ती उसको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस चीज को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आगे। ठीक है, चलो सिंपल है, ये बढ़िया है। ठीक बात, 46 सोचा है आपका। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं राइट ऑफ अक्यूज। आपको देखने को मिलते हैं कुछ राइट्स ऑफ अक्यूज, आपको देखने को मिलते हैं। जो भी अक्यूज है, यानी जो भी व्यक्ति है, आरोपी है, यानी गिरफ्तार व्यक्ति है, आरोपी है, जिसपे आरोप लगे हैं। बीएनएसएस 47 उसको कहती है आधार और जमानत। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। परिजनों को सूचना दी जानी चाहिए। पुलिस का कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्रों को गिरफ्तारी की जानकारी दें। और बीएनएस 49 में क्या, तलाशी, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। 50 में क्या, पुलिस अपराधी से अपराध में प्रयुक्त हथियार, वेपन ऑफ क्राइम जब्त कर सकती है। बात खत्म। मजा आया। यह चीज भी यहां पर संभव है, यह चीज भी यहां पर संभव है कि यह कार्य यहां पर कर दिया जाए। यह चीज भी यहां पर संभव है कि यह कार्य यहां पर कर दिया जाए। ठीक है, याद रखना। बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक अक्यूज के, मतलब यहां पे क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए सभी पुलिस वालों को कि अगर उनके द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उस अरेस्ट व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार हैं। बेटा लाइक तो कर लो क्लास को, है लाइक नहीं करोगे क्या, गलत बात है। सर आपने राणा जी वाला गाना सुना है क्या? हाँ भाई, बनाया ही मेरे लिए था। ठीक है, चलिए। 50 रुपए का तमंचा जब्त, बहुत बढ़िया। ये इस तरीके की बातें रहने दो। ठीक है, इटावा की धरती से प्रणाम को स्वीकार किया जाता है। हाँ, ये तो मैंने आपसे पूछा ही था कि अयोध्या से कौन कौन है बच्चा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि परसों मेरा अयोध्या आना हो सकता है सुबह सुबह। एयरपोर्ट के पास ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है चिकित्सा और स्वास्थ्य। कुछ आपको देखने को मिलते हैं जैसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर आरोपी की चिकित्सा जांच हो सकती है। पुलिस अधिकारी के निवेदन पर आरोपी की चिकित्सा जांच, ताकि वह सफाई, ठीक है, का ध्यान रख सके। ठीक है, ताकि वहां सफाई का ध्यान रखा जा सके। अगला है गिरफ्तार व्यक्ति के निवेदन पर उसकी चिकित्सा जांच, ताकि वह अपने शरीर पर चोटों का सबूत दे सके। गिरफ्तार व्यक्ति के निवेदन पर उसकी चिकित्सा जांच हो सकती है, ताकि वह अपने शरीर पर यह बता सके कि यहां यहां चोट लगी है। यह भी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बीएनएसएस 52, आपको देखने को मिला बलात्कार के आरोपी की अनिवार्य चिकित्सा जांच। बलात्कार के आरोपी जो रेप एक्यूज है, इसकी अनिवार्य चिकित्सा जांच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसकी जांच बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि ये जो व्यक्ति है इसकी जांच होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं बीएनएसएस 55, गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। ड्यूटी टू टेक केयर एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान, ड्यूटी टू टेक केयर, सेफ्टी, यह पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है, याद रखना। यह किसकी जिम्मेदारी है बेटा? पुलिस की जिम्मेदारी आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। इन सारे ही सेक्शंस को अब बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। हम इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड सवालों को भी करेंगे निश्चित तौर पर। ठीक बात, चारों ही सेक्शंस को याद रखना।
चारों ही सेक्शंस को याद रखें। टुक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, 3 सेक्शन है, 58, 61। ठीक है, 58, 61 आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 58 है, 61 है, तो चलो तीनों ही देख लेते हैं। 58 और 61 ये तीनों ही देख लेते हैं। 24 घंटे का नियम क्या है? बीएनएसएस 58 में आपको देखने को मिलता है 24 घंटे का नियम। बच्चा इसको बहुत प्यार से याद रखना, इस वजह से इसके लिए सेपरेट से स्लाइड मैंने बनवाई है। ठीक है प्रशांत मेरे भाई, इसीलिए मैंने इसके लिए सेपरेट से स्लाइड बनवाई है। 24 आवर रूल जो आपको देखने को मिलता है, 24 घंटे का जो नियम है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। 24 घंटे का जो नियम है वो आपको यहीं पर फॉलो होता देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि भैया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना देरी के न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। समय सीमा, यात्रा के समय को छोड़कर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को आप हिरासत में नहीं रख सकते, ऐसा बीएनएसएस 58 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 के 3 में भी लिखा हुआ है। ठीक है चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस पे आने वाले हैं, बस अब यहाँ क्वेश्चंस आने वाले हैं बस तगड़े तरीके से, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करें अगले सवाल की तरफ। एक और आपको देखने को मिलता है समन्स के बारे में, आपको देखने को मिलता है। बहरहाल समन्स से पहले मुझे बाकी चीजों के बारे में चर्चा करनी होगी, समन्स से पहले मुझे बाकी चीजों के बारे में चर्चा करनी होगी। ठीक है चलो, बीएनएसएस 61 और 62 ही हमें देखना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। बीएनएसएस 61 और 62, 61 और बीएनएसएस 62, ये आपको दो देखने को मिल जाएंगे, 61 और 62। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्त में से भाग जाता है, ठीक है, आरोपी का गिरफ्तारी में से भाग जाना, आरोपी का फरार होने पर, आरोपी के फरार होने पर पुलिस को प्राप्त शक्तियों का उल्लेख है। आरोपी के फरार होने पर पुलिस को प्राप्त शक्तियां, फरार होने पर पुलिस को प्राप्त शक्तियां, पुलिस को प्राप्त शक्तियां, पुलिस को प्राप्त शक्तियां। जैसे आप देखते हो कि कोई आरोपी भाग गया तो कई बार शूट ऑन साइट के ऑर्डर रिलीज कर दिए जाते हैं कि जहां देखे वहां गोली मार दो, ऐसे ऑर्डर्स आते हैं। कई जगह आपको ऐसे भी ऑर्डर्स आ जाते हैं कि जहां दिखे उसको हम 10,000 का इनाम देंगे, वो पुलिस की शक्तियां हैं। ठीक है, पावर ऑफ पुलिस, पावर ऑफ पुलिस, पावर ऑफ पुलिस इन केस ऑफ एब्सकॉन्ड, इन केस ऑफ पर्सन एब्सकॉन्ड, पर्सन एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड। अगर पर्सन भाग जाते हैं, एब्सकॉन्ड का मतलब फरार होना होता है, तो पुलिस को कुछ शक्तियां प्राप्त है, वो यहां पर है। बीएनएसएस 62 बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो भी होगी, गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है यह जो भी होगी, ठीक है चलिए। दाऊ मैं आपकी डीपी लगा रहा हूं भाई, देखो मैं आपको कॉपीराइट से बचने का तरीका बता रहा हूं। अगर कोई भी मेरी डीपी यूज करता है, ठीक है यूट्यूब वाली, तो कृपया करके मेरे किसी और फोटो को यूज कर लेना। इस वाले फोटो को यूज करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है चलिए, ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो बीएनएसएस 62 आपको देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत क्या चर्चा की गई है? ठीक है, गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी का संहिता के अनुसार ही होना, संहिता के अनुसार होना, संहिता के अनुसार होना, संहिता के अनुसार होना। ठीक है, अरेस्ट ऑफ पर्सन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द संहिता, अरेस्ट ऑफ पर्सन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, ठीक है चलो अरेस्ट ऑफ पर्सन, अरेस्ट ऑफ पर्सन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, मस्ट बी अकॉर्डिंग, मस्ट बी अकॉर्डिंग, ठीक है संहिता या कोड, मस्ट बी अकॉर्डिंग कोड, कोड का मतलब ही होता है संहिता, तो कोड के अकॉर्डिंग ही अरेस्ट होना चाहिए। ये चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। तो ये अरेस्ट ऑफ पर्सन मस्ट बी अकॉर्डिंग कोड, कि इसी हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ठीक है चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 63 में समन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, 63 में आपको समन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है याद रखना, समन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन बच्चे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये बीएनएसएस 62 आपका यहीं पे क्लियर होता है। जो मैंने आपको बताया था, इस भाग के बारे में आपको जो बताया था,
भाग 5 आपका होता है क्लियर। अब यहां से भाग 6 की शुरुआत होती है। अब यहां से भाग 6 की शुरुआत आपको देखने को मिलती है, भाग 6। भाग 6 की अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। पहले ये बताइए क्लियर है? भाग 6 की शुरुआत करूं या पहले क्वेश्चंस कराऊं, बताओ। भाग 6 की शुरुआत करूं, यहां से क्वेश्चंस कराऊं? ठीक है चलिए, क्योंकि भाग 6 पेशी के संबंध में है, 63 से 93। भाग 6 आपको जो देखने को मिलता है पार्ट सी 63 से 93 देखने को मिलता है। भाग 6 बीएनएसएस 63 से 93, बीएनएसएस 63 से, अरे डट जा, 63 से 93 आपको देखने को मिलता है। पेशी के संबंध में आपको देखने को मिलता है, पेशी के प्रावधान, पेशी संबंधी प्रावधान है, प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। भाई कंटेंट हमारे पास हमेशा से रेडी है, ठीक है चलो। ठीक है, जैसे भाग 6 की अगर मैं बात करता हूं तो प्रारूप आपको देखने को मिलेंगे 63, 64 और 68 में। लिखित में 2 प्राप्तियां, डुप्लीकेट में पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर लगनी होनी चाहिए। अगर किसी को समन भेजा जाता है तो समन भेजने के लिए जरूरी है कि 2 डुप्लीकेट हो, एक पीठासीन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर, एक न्यायालय की मुहर होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊं ऐसी पुलिस की, दिखाऊं एग्जैक्टली, उसमें मेरा नाम पड़ा हुआ है, बट दिखा सकता हूं मैं आपको, रुको दिखाता हूं मैं आपको। पड़ी होगी हाँ, क्योंकि मैं घर पे हूं, घर पे तो सारे डॉक्यूमेंट पड़े ही होते हैं। ठीक है चलो, डी जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है इसमें कंपाइलेशन होना चाहिए। हाँ है, चलो बच गए आप, हैं हाँ है। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है एक, ठीक है, इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है। इसमें पीछे अगर नहीं दिख रहा हो तो दिल्ली पुलिस की मुहर है इसमें, ये दिल्ली पुलिस की मुहर है। इसके पीछे पीठासीन अधिकारी जो भी होंगे उनके यहाँ पे स्टाम्प लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ, पुलिस थाना कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली 11001, 11001, उनकी मोहर यहाँ पर लगी हुई है। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है चलिए, ठीक है क्लियर है, याद रखिएगा। इस तरीके की बातें आपको यहां देखने को मिल जाती हैं, मैंने जिसके बारे में आपको बताया। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। A3 साइज के पेपर पर होती है, परफेक्ट है, A3 साइज के पेपर पर होती है। मेरे पास ये A3 साइज पेपर ही था जिस पे आया हुआ था, दिस वाज समन, मुझे समन ही आया हुआ था। ठीक है, दूसरी समन की तामील करना व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, प्राप्तकर्ता को दूसरी प्रति पर रसीद या हस्ताक्षर देने होते हैं, रिसीविंग देनी जरूरी होती है। रिसीविंग मुझे ही देनी पड़ी, नहीं मैंने नहीं दी थी रिसीविंग इसकी। सरकारी अधिकारी, यदि समन किसी सरकारी अधिकारी को भेजना है तो पहले उसके कार्यरत प्रमुख हेड ऑफ ऑफिस को भेजा जाता है, अब ही जाकर उसको वह समन भेजा जा सकता है। ठीक है चलो, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, ये समझना, वारंट ऑफ अरेस्ट का जारी होना। अवधि, वारंट तब तक वैध रहता है जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः पुलिस अधिकारी को यदि तत्काल आवश्यकता हो तो किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्देशित किया जा सकता है, भारत में किसी भी स्थान पर इसको निष्पादित किया जा सकता है। अरेस्ट वारंट की बात की जा रही है, ठीक है, अरेस्ट वारंट की बात यहां पर की जा रही है, इसके बारे में भी स्पष्ट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अरेस्ट वारंट की बात यहां पर की जा रही है। अब यहां से वारंट वगैरह के बारे में जो हम बात करेंगे, कल की क्लास में हम बात करेंगे वारंट के बारे में। अब मैं क्वेश्चंस करा देता हूं, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वारंट के बारे में थोड़ा डिटेलिंग मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कर रहा हूं। बताइए, बीएनएसएस की धारा 30 के अंतर्गत एक एसएचओ निम्नलिखित में से किसको निर्देश दे सकता है? एसएचओ किसको निर्देश दे सकता है? फटाफट, एक एसएचओ है वह किसको निर्देश दे सकता है? अगले तरीके से इसके बारे में बताओ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये निर्देश देने के संबंध में आपको शक्तियों का उल्लेख भी आपको कर चुका हूं। तो फटाफट बताइए किसको निर्देश दिए जा सकते हैं, उसके बारे में बताओ कि निर्देश अगर दिए जा सकते हैं तो किसको निर्देश दिए जा सकते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है चलो, एक एसएचओ को निर्देश देने, वो किसको निर्देश दे सकता है? तो अगर बहुत कॉमन है, एक एसएचओ को निर्देश देने केवल इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को भी निर्देश दे सकता है, सब इंस्पेक्टर को भी निर्देश दे सकता है, एसआई को भी, कांस्टेबल को भी, इंस्पेक्टर को भी। तो बी इज द आंसर। कि एसएचओ किसको आदेश दे सकता है? सर यह आदेश दे सकता है इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को, दोनों को। थाने के स्टाफ को दे सकता है, नहीं दे सकता थाने के स्टाफ को। ठीक है, ओनली टू हिज
देखो दूसरे थाने में भी वह निर्देश दे सकता है, दूसरा थाना है कोई नजदीकी, वहां पर भी वह निर्देश दे सकता है। बी इज द आंसर, बी ज्यादा उपरोक्त सही आंसर आप मान सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं BNSS 31 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनता पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य है, अपराधी को पकड़ने में मदद करना अनिवार्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में सहायता देना वैकल्पिक है। बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ भौकाल BNSS 31 के बारे में बताइए क्या है सवाल, तो ताबड़तोड़ तरीके से बताएंगे मेरे लाल, इसके अंदर क्या बनेगा सवाल। सही स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चे। BNSS 31 में मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया था, तो महाशिवरात्रि पे पूरी रात क्लास लो, तुम रुको तो, एक बार UPSI का पेपर तो आने दो। अगर अकेले नहीं भौकाल ना उठा दिया तो बेकार है। ठीक है, खैचोमीटर दब कैसे रहे हो, मेरे छात्र होके दबोगे हैं? ये सिखाया मैंने तुम्हें, क्या बात कर रहे हैं। दाऊ सो गया था मैं, अभी अनुपम ने उठाया। ध्रुव, ध्रुव खुल के खेलो। अगर मैं आपको बताऊं, जनता पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य है, परफेक्ट है, अपराधी को पकड़ने में मदद करना अनिवार्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में सहायता वैकल्पिक नहीं है, ये मैंडेट है, ये भी मैंडेट है, ये रक्षा करे, ये तो पकड़ लेगी पुलिस। करेक्ट आंसर है, केवल पहला और दूसरा सही है। अबे बुद्धि लगा लो, बिना सिस्टम में ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेट है, थोड़ा तो सोचा करो। अगला 33 के साथ शिकायत दर्ज करी जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। बच्चे क्वेश्चन गलत है, ये IPC इसमें मिक्स हो रही है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें IPC मिक्स हो रही है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन बेटा, इसमें IPC मिक्स हो रही है, इसको रहने। ठीक है, आगे बढ़िए। सर्किल ऑफिसर, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू, 30 से लेकर 34 तक रेफरेंस में कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सर्किल ऑफिसर अपने क्षेत्र के थाने में स्टाफ को निर्देश दे सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केवल एक स्तर नीचे के अधिकारी को निर्देश दे सकता है, जनता अपराध निवारण में पुलिस की सहायता के लिए बाध्य है, गंभीर अपराधों की शिकायत दर्ज की जा सकती है, कंप्लेंट ऑफ सीरियस ऑफेंसेस कैन बी फिल्ड, सीरियस ऑफेंसेस की जो फील्ड है वो की जा सकती है। फटाफट बताओ, सही नहीं है पूछा जा रहा है। अबे यार बताओ, देखो अगर मैं आंसर की बात करता हूं, सर्किल ऑफिसर अपने ये करेक्ट है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP जो होता है ये केवल अपने एक लेवल नीचे के अधिकारी को आदेश दे सकता है, केवल CO को आदेश दे सकता है। क्या SP किसी SHO को आदेश नहीं दे सकता? दे सकता है, तो B स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, B स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवम शर्मा। BNSS के पार्ट 4 में सीनियर पुलिस ऑफिसर की श्रेणी में कौन शामिल होगा, सीनियर पुलिस ऑफिसर की कैटेगरी में कौन शामिल नहीं होगा। ये हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, तो इस कैटेगरी में कौन शामिल नहीं होता। कांस्टेबल कभी भी इसमें शामिल नहीं होता, SHO SP और CO सब शामिल होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की सहायता करने से मना करता है तो BNSS 31, तो क्या परिणाम आपका हो सकता है, क्या परिणाम आपका हो सकता है, उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए, क्या केवल वार्निंग इश्यू होगी, उल्लंघन माना जाएगा, बताइए। अगर हम बात करते हैं, अगर BNSS 31 आपको देखने को मिलता है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है सर, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लीगल एक्शन को फेस करना पड़ सकता है। कोई कार्रवाई ऐसा नहीं है, लीगल एक्शन को फेस करना पड़ सकता है, सामने वाले व्यक्ति को लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा, ये कंडीशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें, लीजिए BNSS 33 में उल्लेखित BNS धाराओं में कौन सी धारा गर्भपात से संबंधित है। यह स्टेटमेंट गलत है बच्चे, गर्भपात से संबंधित धाराएं आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, ये सवाल ही गलत है, इसको उड़ाओ, सवाल गलत डल गया है यार, क्या बताऊं। चलो इसमें आप मुझे बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज नॉट पब्लिक नॉट बाउंड टू हेल्प द पुलिस, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मामला आपको देखने को मिल सकता है जिसमें पुलिस बाध्य नहीं है, जिसमें पुलिस बाध्य नहीं है सहायता के लिए, जिसमें पुलिस बाध्य नहीं है सहायता के लिए, बताइए। अपराधी को पकड़ने में, अपराध निवारण में, पुलिस अधिकारी के निजी कार्य में, सब पर्सनल कार्य में मदद करने के लिए जो पब्लिक है वो लायबल नहीं है, पब्लिक है वो लायबल नहीं है। बच्चे 80 में दहेज मृत्यु है, समझो,
अगला सवाल, बीएनएसएस 35 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? अगर बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो रही है, अपराध की सजा 7 से अधिक, अपराध पुलिस के सामने हो, अपराध संज्ञेय हो, सारे ही अपराध, उपरोक्त में से कोई एक, एनी ऑफ द फॉलोइंग, सारे ही करेक्ट हैं। इनमें से किसी भी मामले के अंदर बगैर वारंट गिरफ्तारी हो जाएगी। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बीएनएसएस 36 किससे संबंधित है? बीएनएसएस 36 किससे रिलेट करता है? ये सवाल आपका आ सकता है। बीएनएसएस 36 आपका किससे रिलेट कर सकता है? इसके बारे में बताएं, बीएनएसएस 36 किससे रिलेट कर सकता है? मैं बता चुका हूं कि 36 तो आपको पता ही होगा। भाई, अरेस्ट करने की प्रक्रिया होती है, अरेस्ट करने की एक प्रक्रिया है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और पुलिस के कर्तव्य आपको देखने को मिल जाते हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है, बाकी कार्य भी आपको देखने को मिलते हैं। हाँ भाई, क्लास को लाइक कर लो, ये बढ़िया रहेगा। अगला है 37 के अंतर्गत डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की न्यूनतम रैंक क्या होनी चाहिए? बीएनएसएस 37 के अंदर जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उसकी मिनिमम रैंक क्या है? आप याद रखो कि अरेस्ट करने के बाद जानकारी को कहां भेजा जाता है? तो जानकारी को पुलिस थाने में भेजा जाता है, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के अंदर जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होता है, मिनिमम रैंक क्या है? बताइए सर। एएसआई या उससे ऊपर की रैंक होनी चाहिए, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक आपको देखनी पड़ेगी। एएसआई या उससे अबव की रैंक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, शाबाश। भौकाल याद रखना इसके में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बीएनएसएस 40 में विचार करिए। निजी व्यक्ति किसी भी अपराध में गिरफ्तारी कर सकता है, गलत है। नॉन वेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकता है, करेक्ट है। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को तुरंत पुलिस को सौंपना होगा। 6 घंटे का टाइम होता है, 6 आवर्स का टाइम होता है, नहीं दिया गया। ऑप्शन ही नहीं है, ओनली टू। 2 और 3 के साथ जाऊंगा, वरना मैं ओनली 2 के साथ जाता। पूछा है सही कौन सा, ओनली 2 के साथ जाता मैं। बट इसके अंदर याद रखना, 6 आवर्स का टाइम इसमें मिलता है, 6 आवर्स का टाइम इसमें मिलता है। ठीक है, चलिए। ओनली 2 होना चाहिए था, बट बेटा ऑप्शन में ओनली 2 नहीं है, इस वजह से मैं चाहूंगा 2 और 3 के साथ। बीएनएसएस 41 के संबंध में कौन सी मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं? इसके बारे में मुझे बताइए। किस प्रकार के ऐसे मजिस्ट्रेट होंगे जो गिरफ्तारी का आदेश यहां पर दे सकते हैं? बताओ। मजिस्ट्रेट कोई भी हो, गिरफ्तारी का आदेश कोई भी दे देगा, ये इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट कोई भी हो, गिरफ्तारी का आदेश कोई भी यहां पर दे देगा। अगला है, बीएनएसएस 42 के अनुसार आर्म फोर्स के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए किससे पूछना पड़ता है? अगर आर्म्ड फोर्सेस के पर्संस की गिरफ्तारी करनी है तो पूछना किससे पड़ेगा? बताइए सर। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगला है, बीएनएस 58 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे में कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए? यह भी मुझे बताना। इसके अंदर एक दो पॉइंटर्स और बताना कि संविधान के अकॉर्डिंग ये कहां पे कार्य करता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट और करता, बगैर परेशानी के नोट करना। यूट्यूब का एक इवेंट है, वो इवेंट में फटाफट लगा देता हूं 1 मिनट के अंदर। तब तक इस आंसर को बताना, क्वेश्चन को बताना। मैं इस क्वेश्चन को बैकग्राउंड में से ही आगे बढ़ा दूंगा, बैकग्राउंड में से ही आगे बढ़ा दूंगा। आप आंसर करिए। ये कर दिया है तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये लीजिए, इसके बारे में बताइए।
चलिए सवाल मैंने पूछा है, इसके बारे में फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं बीएनएसएस 46 क्या कहता है कि गिरफ्तारी में अनावश्यक रेस्टोरेंट की अनुमति है, नहीं है। गिरफ्तारी में कोई अनावश्यक रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए देखो, गिरफ्तारी में हमेशा हैंडकफ का उपयोग अनिवार्य नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन मना करता है तो कोई इशू नहीं बनेगा। आगे, बीएनएसएस 47 और 48 किससे संबंधित आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। बीएनएसएस 47 और 48 किस चीज से रिलेट करेगा? ठीक है, चलिए बीएनएसएस 47 और 48 किस चीज से रिलेट करेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए, फटाफट बताओ सर। गिरफ्तारी के कारण और बेल का बताना, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार हैं, गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधी को सूचना देना, ये 47 48 दोनों में ही देखने को मिलते हैं। और आज की क्लास का आपका कंप्लीटली लास्ट सवाल। ठीक है, चलिए तो जो आपको देखने को मिलता है ये वाला, बीएनएसएस 52 किस विशेष अपराध के अपराधी को मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेट करता है? तो ये रेप में रिलेट करता है, ये नहीं होगा लास्ट। बीएनएसएस 54 किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना। बीएनएसएस 44 किससे रिलेटेड है? कमाल की बात है, ये मैंने नहीं बताया है और मैं चाहता हूं इसलिए आप बताएं, तो आज की क्लास रहेगी यहां तक। अब एक और चीज आप लोगों से 2-3 बातें हैं हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, बात को समझना। देखो 2-3 बातें ये हैं कि सबसे पहले तो हम आते हैं अपने यहाँ पर। देखो मैं मजबूत, मेरा पहला बैच आ रहा है तथास्तु। तथास्तु 1.0 आपका आ रहा है। कमाल का आपको ये बैच देखने को मिलेगा, जो आपका लाइव के सेक्शन में देखने के आपको मिल जाएगा। तगड़ी लेवल का आपका बैच आपका है तथास्तु। तथास्तु के अंतर्गत अगर आप अभी लाइक कर लेते हैं तो कमाल ही हो जाएगा। तो आप जितने बच्चे अभी क्लास को देख रहे हैं, अब जाके जरूर लाइक करना, क्योंकि तथास्तु की पहली क्लास में 17 तारीख को लेने वाला हूं दोपहर में 12 बजे, पूरा एआई कंटेंट और पूरा अपडेटेड। जो मुझसे पहले भी पढ़े वो भी एक बार जरूर आना और देखना क्या ही लेवल का कंटेंट इसमें होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये समझना कि बच्चे, साथ ही साथ आपकी जो विजयी भव सीरीज है, विजयी भव सीरीज है, इस सीरीज के अंदर पॉलिटी पूरी हो चुकी है। आज ही पॉलिटी पूरी हुई थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री की बारी है। एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरी होगी तो उसके लिए सेशन लगाया जा चुका है। इस पे अभी 0 लाइक है, क्योंकि मैंने अभी अभी खुद ही जाके लगाया था, मैं खुद ही काम कर ले रहा होता हूँ। तो इसको आप सबके सब अभी जाके लाइक कर देना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 0 लाइक है, गलत बात है। आप फटाफट जाके इसको लाइक कर देना, आप सभी इसी सेशन पर पहुंचे। सुबह 10 बजे भी आपकी क्लास है, उसको भी अगर आप लेना चाहें जरूर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीत राणा जीएस पर मिल जाएगी, जो आप ही लोगों का चैनल है। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।